नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी जिंदगी का एक ही सपना है कि वह भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भारत अमीर देश बन गया और भारत के लोग गरीब रह गए। भारत को अमीर देश बनाने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि देश में 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ चंद स्कूलों को अगर छोड़ दें तो जो अच्छे हैं, तो देश भर में अधिकतर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पैसे ना होने से वह बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं और वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं है, तो यह बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ। आज और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देश को नंबर 1 बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब इसे महज एक कोशिश कहा जाए या राजनीतिक स्टंट? लोकसभा चुनावों पर नजर लग रही है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे हैं कि देश को कहीं ना कहीं अमीर बनाना है, यहाँ की 130 करोड़ जनता को अमीर बनाना है, बच्चों को शिक्षा जो है वो बेहतर देनी है। लगातार इस तरीके के जो प्रयास हैं वो लगातार करने की बात की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से यही जो मुद्दे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कल भी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 का जो कहते हैं मिशन जो शुरू किया है उसको लेकर भी कहा है कि 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। और लगातार ये भी कहा है कि उन्होंने कि इस मिशन से किसी की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ देश को नंबर 1 बनाना है, यानी कि भारत को कहीं ना कहीं आगे ले जाना है। और जो जिस तरीके से कहा कि 75 सालों के अंदर हमारे देश ने काफी कुछ पाया है और काफी कुछ हासिल किया है, मगर जो हमारे देश के बाद में कहीं ना कहीं उनको आजादी मिली वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल चुके हैं। और इसी को लेकर मेक इन इंडिया का नंबर 1 का जो कहते हैं मुहिम शुरू की गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को जुड़ने के लिए कहा गया है। यहां तक कि शिक्षा की बात करें, फ्री शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेहतर सुविधाओं की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब देश को देनी होगी। और लगातार उसके लिए सभी पार्टियों के नेताओं से या फिर कहें सभी पार्टियों से मिलकर इस मिशन से साथ जुड़ने के लिए कहा गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि 2024 का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं
कहीं शायद आम आदमी पार्टी भी देखती हुई नजर आ रही है, और उसी को लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लगातार कहीं ना कहीं अपना वजूद जो है बढ़ाया जाए, जनता के बीच में पहुंचा जाए, और इस तरीके के मिशन से कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ा जाए, ताकि वो हर पार्टी के साथ साथ जुड़ते हुए नजर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। तमाम जो कोशिशें हैं वो शायद इन पार्टियों की यही देखने को मिल रही है। 2024 के जो लोकसभा के कह सकते हैं चुनाव है, उसको हासिल करना। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल जो शुरुआत की मेक इन इंडिया की, उसके लिए जरूर कहा कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या फिर और पार्टियां हो, सबको इस मिशन के साथ जुड़कर कार्य करना होगा। जी राजीव, बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों में कितने कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। सिर्फ 2 ही राज्यों में उनकी सरकार है। ये तमगा भी उन्हें तब मिल पाएगा जब वो 3 राज्यों में सरकार बना पाएंगे। तो ऐसे में खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रेजेंट करने की अरविंद केजरीवाल की ये कोशिशें आप कितनी सफल मान रहे हैं राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की या फिर आम आदमी पार्टी की, तो लगातार वो अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पर ही देखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो दिल्ली के अंदर थे और दिल्ली के बाद में उनका वजूद जो है वो कह सकते पंजाब में भी हासिल हो गया। पंजाब के अंदर भी सरकार उनकी बन चुकी है। अब वो अपने आप को एक नेशनल पार्टी के तौर पर रखते हैं, और लगातार ये भी कोशिश की जाती है कि वो हर राज्य के अंदर अपना चुनाव लड़े। इसी को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता के हाथ में दी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की बात करें, संजय सिंह के हाथ में बागडोर दी हुई है। तो लगातार इस तरीके की जो बागडोर दी है, तो उससे साफ जाहिर है वो अपने आप को एक नेशनल लेवल पर लेके आना चाहते हैं, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को बड़े बड़े वादे करने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया हो या फिर कहें फ्री सुविधाओं की बात की जाए, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जाए, बच्चों को पढ़ाने की बात की जाए, तमाम जो कह सकते हैं पहलू है वो कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर भी जाकर वो जनता को बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने ये बेहतर कर दिया तो और राज्यों के अंदर भी बेहतर कर सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक विकल्प रखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच में खड़ी है, और उसको कहीं ना कहीं लोगों को चुनना चाहिए, ताकि उनका भी वजूद जो है वो बढ़े और कहीं ना कहीं जनता को सुविधाएं मिल पाए। क्योंकि जिस तरीके से बार बार वो कहते हैं कि दिल्ली को एक रोल मॉडल की तरफ बनाया गया, और राज्यों के अंदर भी जाकर इसी तरीके के कह सकते भाषण दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कहीं ना कहीं वो अपनी छवि बनाना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक राष्ट्रीय लेवल पर रखना चाहते हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो तालकटोरा स्टेडियम की बात करें या फिर और उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल जाकर इसी तरीके के कह सकते हैं जनता को संबोधित करते हैं, और जनता से कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक नेशनल लेवल पर जरूर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। साफ तौर पर दिख रहा है राजीव कि प्रधानमंत्री बनने का सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। अब बात यह है कि उनकी जो स्कीमें हैं या दिल्ली मॉडल है, वो क्या वाकई में पूरे देश में लागू हो सकता है? आप खुद दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का मॉडल हो सकता है कि दिल्ली में वहां सफल हो गया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरे देश में वो सफल हो पाए। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, वो प्रधानमंत्री देखने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह पर महसूस करते हैं, और लगातार इसी तरीके के भाषण भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम ये प्लान बना रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर ये सुविधाएं दी जाएंगी, इसी तरीके के जो भाषण है वो भी सही ना कहीं अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आ रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं 130 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात की जाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बड़े लेवल पर लेके आना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री की जगह जो है वो अपने आप को रखते हैं। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो बेहतर सुविधाएं दी गई है, चाहे वो कह सकते हैं शिक्षा को लेकर हो या फिर कहे स्वास्थ्य को लेकर हो, सबको पता है कि स्वास्थ्य जो है यानी कि अस्पतालों की जो सुविधाएं है वो अभी इतनी बेहतर नहीं है जिसको दिल्ली के रोल मॉडल के तौर पर रखा जाए। स्कूलों की बात करें, बेशक उन्होंने कुछ स्कूलों के अंदर बेहतर काम किए हैं, उनके शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती नजर आ रही है, मगर अभी इतनी बेहतर नहीं हुई है कि पूरी दिल्ली को उसके अंदर रोल मॉडल के तौर पर रखा जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से तमाम स्कूलों की बात करें तो कुछ स्कूलों के अंदर ही वो जाकर चेकिंग करते हैं, कुछ स्कूलों के अंदर जाके ही ये मॉनिटराइज करते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मगर दिल्ली के और
इलाके भी ऐसे हैं जहां पर आज तक आम आदमी पार्टी के चाहे वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, दोनों में से शायद कोई भी नहीं पहुंचा है इन स्कूलों के अंदर। मगर उन स्कूलों के अंदर भी जायजा लेना चाहिए ताकि वो भी सरकारी स्कूल है तो उनको भी कहीं ना कहीं बेहतर किया जाए, और जिनका फायदा कहीं ना कहीं अभी भी स्कूलों के चलाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर लेके आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली को पहले उनको प्रॉपर तरीके से एक रोल मॉडल बनाना होगा ताकि और जगहों पर भी उस रोल मॉडल को रखा जाए। मगर यह संभव नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो चीज सक्सेस हो रही है वो राजस्थान में भी सक्सेस होगी, पंजाब में भी सक्सेस होगी, या फिर कहे हरियाणा के अंदर भी सक्सेस होगी। तो ये चीज दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझनी होगी। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी छवि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में बुधवार को जो कार्यक्रम किया उसमें उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि भारत को वो दुनिया का नंबर 1 देश बना दें। और बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की मीटिंग आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई है। पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की तरफ से 3 दिन की हड़ताल रखी गई थी, जिसके बाद जहां पहले सब कमेटी के साथ उनकी बैठक हुई, उसके बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात होने वाली है। इस पर मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि दिवाली तक मुलाजिमों को अच्छा तोहफा दिया जाएगा। ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ जिन्ने भी मुलाजिम ने उन्हें जथेबंदी ने मीटिंग कर रहे हैं ताकि कंक्रीट एक। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की आज महत्वपूर्ण बैठक सीएम मान के साथ होने जा रही है। जी पल्लवी, बिल्कुल ठीक है। हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 3 दिन के अगर हम कहें कि पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कच्चे मुलाजिम स्ट्राइक पे थे। मेन डिमांड उनकी वही थी जो कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए, जो उनकी तरफ से आश्वासन सरकार की तरफ से पहले मिल चुका है। तो उसको देखते हुए क्योंकि लगातार मीटिंग्स हो रही थी, कोई हल नहीं निकल रहा था, तो इसके लिए वो स्ट्राइक पे गए थे। तो कल जहां पे पहले उनकी सब कमेटी के साथ मीटिंग हुई, जिसको खुद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा चेयर करे, उनके साथ मीटिंग हुई थी। और उसके बाद क्योंकि मेन डिमांड अगर हम कहें कच्चे मुलाजिम ये थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि जब उनकी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात होगी तो उनकी जितनी दिक्कत परेशानी है उनका हल हो जाएगा। इसको लेकर हम कह सकते हैं फाइनली आज दोपहर 1 बजे सीएम आवास पे उनकी मुलाकात होनी है और उस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति बताई जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद सभी पीआरटीसी कच्चे मुलाजिम सेटिस्फाइड नजर आते हैं, तो आगे कॉल दी जाएगी कि उन्होंने आगे स्ट्राइक पे जाना है या नहीं। तो ये आज एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है, क्योंकि आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि पीआरटीसी जो कच्चे मुलाजिम है काफी ज्यादा, अगर हम कहें कैटेगरी वाइज हम करते हैं, तो बसेस का जो आंकलन है वो काफी ज्यादा बसेस नहीं चल रही हैं और कुछ गिनी चुनी बसेस चल पा रही हैं। और अगर स्ट्राइक खत्म हो जाती है तो आम जनता को एटलीस्ट बहुत बड़ी राहत दोबारा से मिलेगी। बिल्कुल, अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन कच्चे मुलाजिमों की खुद की नौकरी पक्की करने के अलावा और ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनके लिए सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इन्होंने डिमांड रखी?
देखिए सबसे पहले तो अगर जैसे मेन डिमांड पल्लवी जैसे आप खुद ही बोल चुके हैं खुद को पक्का करने की, दूसरी डिमांड से हम कह सकते हैं कि बसेस की संख्या बढ़ाने के लिए। जी हाँ, एक खुद अगर हम कहें कि जो पीआरटी कच्चा माल है बार बार डिमांड कर रहे हैं कि बसेस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वर्कलोड इक्वली शेयर किया जाए, क्योंकि अभी जो बसेस हैं वो काफी लिमिटेड है और जिन कुछ लिमिटेड ट्रैक्स पे या फिर हम कहें कि जो रूट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि बसेस की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा वर्क कंडीशन को लेकर है कि जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उनको बढ़ाने को लेकर लगातार बात चल रही है। तो ये कुछ अगर हम कहें कि अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आज मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास जा रहे हैं। पर अगर हम कहें कि प्रायोरिटी वही है खुद को पक्का करवाने की, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं, या फिर हम कहें पिछली सरकार के समय से ही पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिम लगातार संघर्ष कर रहे थे, पर इनके फेवर में अब तक कोई हल नहीं निकल पाया, क्योंकि सरकार आश्वासन जरूर लगातार देती रही है। पर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा शायद जो अब आश्वासन मिला, या फिर उनके जो सब कमेटी लगातार काम कर रही है, लगातार मीटिंग्स कर रही है कच्चे मुलाजिमों से, ताकि एक रास्ता निकाला जा सके, ताकि कच्चे मुलाजिमों को फाइनली प्रॉपर लीगल तरीके से पक्का किया जा सके बिना किसी अड़चन के। तो उनका भी अब भरोसा सरकार के प्रति जाग गया कि शायद हम जल्दी ही पक्के हो जाएंगे। अमित, पंजाब रोडवेज की अगर हम बात करें तो क्या पंजाब रोडवेज घाटे में चल रही है या फिर वहां से जितनी वाकई में आय होनी चाहिए उतनी हो रही है? देखिए पंजाब रोडवेज अगर हम कहें कि पहले ये बार बार हम कह सकते हैं कि कही जाती थी कि रोडवेज घाटे में चल रही है, क्योंकि सरकार खुद ये कहती हुई नजर आ रही थी। पर जब से आम आदमी सरकार आई है तब से अगर हम कहें कि ये स्टेटमेंट हमें एक बार भी सुनने को नहीं मिली है। बार बार अगर हम कहें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजीव बुल्ला ये बोलते रहे हैं कि अब रोडवेज में लोग सफर कर रहे हैं, रोडवेज में अब अगर हम कहें पंजाब रोडवेज में जो बस का ट्रैवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके कई फैक्टर्स हम ले सकते हैं, जैसे महिलाओं का फ्री सफर हो, एक पुरानी सरकार पर उसका असर है, लोग बस में ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, नई बसेस आ रही है, रूट्स पे ज्यादा बसेस चल रही हैं, तो जो मालिया वित्तीय मालिया जो पैसा आता है रोडवेज से वो दोबारा से एक्टिव आना शुरू हो गया। इसी में हम कह सकते हैं जो दिल्ली के लिए एक बस सर्विस स्टार्ट की गई उसका एक काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, काफी लगभग 80 to 90% जो बसेज है फुल होके जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि रोडवेज की तरफ से अभी तक, अब हम कह सकते हैं जब से आम आदमी सरकार आई है तो फाइनेंशियल लॉस अब तक नहीं दिखाया गया। तो एक अच्छी खबर यह है कि अब रोडवेज इनकम सोर्स वापस से बनती हुई नजर आ रही है पंजाब सरकार का। बिल्कुल। उसके अलावा क्या न्यूनतम किराए को लेकर भी किसी तरह की कोई डिमांड रखी जा रही है पीएनबीएस और पीआरटीसी की तरफ से? देखिए किराए को लेकर अभी तक एज सच कोई डिमांड नहीं रखी गई है। हाँ, पहले हम कह सकते हैं शुरुआत में जरूर एक बात की गई थी कि किराए बढ़ाने को लेकर, और हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर बीच में कई सवाल खड़े हुए थे कि जो भर्तियां हो रही हैं उस पर लेकर कई लोगों ने सवाल किए थे। खुद जो पीआरटीसी और पनबस के कच्चे मुलाजिम उनकी तरफ से कहा गया था कि अब जो नए ऑपरेटर्स हायर किए जा रहे हैं वो ठेके पे हायर किए जा रहे हैं और वो भी बिना टेस्ट के हायर किए जा रहे हैं। तो उन चीजों को देखते हुए इन्होंने आवाज खड़ी की थी कि जो डायरेक्ट हायर किए जा रहे हैं उनको ना हायर किया जाए, बकायदा उनकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट इन सब की नौकरियों पर पड़ता है, इन सब की इमेजेस पर पड़ता है। तो चाहते थे कि जो अब नई हायरिंग हो रही है चाहे भले ही ठेके पे हो रही है, पर जो ऑपरेटर्स या बस ड्राइवर्स या कंडक्टर्स हायर हो रहे हैं वो बकायदा ट्रेनिंग लेकर आए और उसके बाद ही उनको बस चलाने दी जाए। अमित, अगर पंजाब की हम बात करें तो क्या यहाँ पर संविदा की प्रथा खत्म की जा रही है कि किसी भी कर्मचारी को संविदा पर या कच्चे मुलाजिम जिन्हें कहा जाता है ऐसे नहीं रखा जाएगा, सभी की नौकरियां पक्की होंगी? देखिए ये एक बहुत पेचीदा सवाल बन जाता है। हम कह सकते हैं अभी सरकार अभी खुद इन चीजों को टारगेट करने में लगी है। सरकार अभी अगर हम सीधे तौर पर बात करें कि कोशिश कर रही है कि जो कच्चे मुलाजिम ऑन रिकॉर्ड्स है उनको पक्का किया जा सके। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। अब बाय लॉ अगर हम जाते हैं कि जो सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से लॉज बने हुए तो सिर्फ कच्चे मुलाजिम को ही है उनको पक्का किया जा सकता है, और जो ठेके पे है उनको कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी जा सकती क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी के जरिए हैं, तो उनको वैसे पक्का नहीं किया जा सकता। तो इन सब चीजों को लेते हैं, इन सभी पेचीदगियों को देखते हुए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो ठेके पे है उन्हें कच्चे मुलाजिम में कन्वर्ट किया जाए, जो कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए। पर डायरेक्ट अगर हम कह सकते हैं कि उन्हें पक्के भर्ती के लिए वो अभी फिजिबल भी नहीं नजर है, क्योंकि देखिए कई फैक्टर्स होते हैं। जब सीधी डायरेक्ट भर्तियां होती है तो उनके लिए बकायदा रिक्रूटमेंट्स निकालनी पड़ती है। इसमें हम सीधी तरह हम ये नहीं कह सकते कच्चों को पक्का कर दिया या जो अगर हम कहें कि जो ठेके पे उनको पक्का कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बकायदा उसके लिए एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जिसमें एडवर्टाइजमेंट देनी होगी, टेस्ट होगा और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि पक्का किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार अभी सिर्फ ठेकों मुलाजिमों को टारगेट कर रही है कि ठेके प्रथा कम से कम की जाए, ये कोशिश की जाए कि ठेके पे कम से कम हायर हो। अब जो सरकार कोशिश कर रही है या तो पक्के मुलाजिम या फिर कच्चे कर्मचारी, इन दोनों के बीच में ही भर्ती की जाए ताकि ठेके प्रथा को धीरे धीरे फेज आउट किया जा सके।
चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों की आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये कच्चे मुलाजिमों की बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जितनी भी समस्याएं पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की हैं वो खत्म हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार यानी कि आज गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये सौगात उन ग्रामीणों के लिए और भी बड़ी है जिन्होंने आज से 9 साल पहले इसके लिए 10 दिनों तक भूखे प्यासे उफनती घाघरा नदी में जल सत्याग्रह किया था। इसके लिए उन्हें पुलिस की लाठियां खाने के साथ जेल भी जाना पड़ा था। मुख्यमंत्री गुरुवार को बेलघाट में घाघरा नदी के ऊपर बहुप्रतीक्षित गोरखपुर अंबेडकर नगर की सीमा पर बने 1.5 किलोमीटर लंबे कमरिया घाट पुल की सौगात देने जा रहे हैं। घाघरा नदी पर कमरिया घाट पर इस पुल के बनने से गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके साथ ही ये पुल से 5 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर की कनेक्टिविटी को और आसान कर देगा। सामरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ करने पूर्वी यूपी से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये पुल बड़ी सौगात है। गोरखपुर के बेलघाट में घाघरा नदी पर कमरिया घाट पुल बनकर तैयार हो गया है। ये पुल 193 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को इसका लोकार्पण करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान क्या कुछ सुविधाएं और सौगातें उनके द्वारा दी जाएंगी? पल्लवी, देखिए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर और शामली के दौरे पर थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और गोरखपुर दौरे में वे घाघरा नदी पर कुम्हारिया घाट का पुल का लोकार्पण करेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम ये है और दूसरी तरफ गोरखपुर अंबेडकर नगर जिले के मध्य स्थित घाघरा जो घाट बना है उसमें करीब 1.5 किलोमीटर यानी 1412.31 मीटर की लंबाई के इस कुम्हरिया घाट का उद्घाटन करने का सीएम योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। तो वही कुम्हरिया घाट पर पुल बनने के जाने से अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अयोध्या, संत कबीर नगर और प्रतापगढ़ आदि जिलों को कहीं न कहीं जुड़ सकेगा और शानदार ये कह सकते हैं कनेक्टिविटी की जा सकती है। साथ ही बात की जाए तो गोरक्ष नगरी और संगम नगरी प्रयागराज के बीच की दूरियां है वो कहीं न कहीं इस पुल के बनने के बाद कम हो जाएंगी और घाघरा नदी में जो कुम्हारी घाट है उसमें कहीं न कहीं सीकरीगंज, बेलगाम, लोहिया और बागड़ पर कहीं न कहीं पुल का निर्माण किया जाएगा जो कि 193 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 97,20,000 रुपए की लागत को लाएगी। तो सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो गोरखपुर वासी है उनको कहीं ना कहीं तोहफा देने का काम कर रहे हैं और इससे पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें लाखों हजारों लोग जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम किया था सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज फिर गोरखपुर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो कुम्हरिया घाट है उसका कहीं ना कहीं लोकार्पण करने का काम करेंगे। इस कुम्हरिया घाट के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि आज से 9 साल पहले इसके लिए 10 दिनों तक भूखे प्यासे उफनती घाघरा नदी में लोगों ने जल सत्याग्रह किया था। देखिए, लोगों को काफी समस्या थे क्योंकि लोगों में आने जाने में तमाम समस्या रहती थी जिससे घाघरा नदी में उफान में आते थे, लोगों को समस्या भी होती थी और कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड थी कि ये पुल बनाया जाए। लेकिन पिछले कई सालों से इस पे पुल को लेकर निर्माण कार्य यूं कह सकते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कहीं न कहीं इसका प्रस्ताव दिया गया और इस पर बजट भी दिया गया जिसके बाद वो तैयार हो गया है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने भूख हड़ताल की तो एक साफ से कह सकते हैं कि जल सत्याग्रह जिन्होंने किया था उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और कई जिलों की कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी। प्रयागराज और गोरखपुर की जो दूरी है वो कहीं कहीं संगम नगरी से जुड़ जाएगी और लोगों को इससे खास जो परेशानियां होती अब लोगों को लाभ देने का काम है क्योंकि अयोध्या हो ऐसे तमाम जो जिले हैं, जौनपुर हो, उन सबको कहीं ना कहीं जुड़ने का काम भी इससे इस घाट से हो जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जितेंद्र कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर की कितनी तस्वीर बदली है? पूरे यूपी की बदली है लेकिन खासकर अगर गोरखपुर की बात करें तो वहां पर कौन से वैसे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए साहब, तो पल्लवी ये बात जरूर कहा जा सकता है कि खुद मुखिया जब गोरखपुर के हैं तो जाहिर सी बात है कि गोरखपुर को
आप जो छोटे शहरों में यूं कहा जा सकता है कि आंकने की जो प्रक्रिया थी, आंका जाता था कि छोटे शहर में पिछड़ा कहा जा सकता था, लेकिन आज गोरखपुर एक बड़े शहर के बराबर होगा। तमाम सुविधाएं हैं, हवाई जहाज से लेकर प्लेटफॉर्म तक, वहां पर जो सड़कों से लेकर पुलों तक और एम्स से लेकर तमाम जो भूतपूर्व सुविधाएं होती है जनता से जुड़ी, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम चीजें, उन सबको जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और लगातार प्रयासरत है। पिछले 5 सालों में गोरखपुर को तमाम जिम्मेदारी दी है और तोहफा देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और एक बार फिर दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार गोरखपुर को चमकाने का काम किया, क्योंकि गोरखपुर में ऐसी तमाम समस्याएं थी। 24 घंटे बिजली ना आना, वो उत्तर प्रदेश में हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थी, लेकिन आज गोरखपुर में भी 24 घंटे बिजली आ रही है। हवाई जहाज जो कह सकते हैं हवाई चीजों से जोड़ने के लिए हवाई जहाज का आना जाना, हवाई अड्डों को वहां बनाना, वो भी एक बड़ा काम कहा जा सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और दूसरी तरफ स्टेशन से लेकर और चिकित्सा एम्स भी वहां बनाया गया है और एम्स से लगातार जो लखनऊ की ओर आते थे वहां के वासी अपने इलाज को कराने के लिए, अब उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्स वहां पर बना दिया गया है और एम्स की जो सुविधाएं है ओपीडी तक वहां चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के काम गोरखपुर वासियों को कह सकते हैं कि तोहफे के तौर पर देते रहेंगे। अगर हम पूरे यूपी की बात करें जितेंद्र, तो कनेक्टिविटी बढ़ाने का कितना काम योगी सरकार में हुआ है? अब देखिए, अगर हम इस कुमरिया पुल की ही बात कर रहे हैं तो कितनी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट रहे जो योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरीके से उपलब्धि कहे जा सकते हैं? रोड कनेक्टिविटी हो या फिर सड़कों का निर्माण हो, हाईवेज का निर्माण हो, इसमें योगी सरकार कितनी सफल रही है? देखिए, कनेक्टिविटी के मामले में बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। वो कनेक्टिविटी के कह सकते हैं कि बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया है और अब गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और कई ऐसे रोड है जिनको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बनाया जा रहा है और लखनऊ में भी किसान पथ बनाया जा रहा है। किसान पथ से भी कहीं ना कहीं कई जिलों को जोड़ा जाएगा, तो दूरियां कम करने का, लोगों को सुविधा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है और तमाम चीजें, चाहे रोडों की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो और भी चीजें जो सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के तौर पे। और कुमरिया घाटी की बात कर ले तो इससे कई जिले जुड़ेंगे और इसमें कहा जा सकता है कि जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों को कनेक्ट किया जा सकता है और कम दूरी के तहत जो अपनों की ये कह सकते हैं कि जनता की दूरियां थी, वो कहीं ना कहीं सरकार कम करने का काम कर रही है और जल्द से जल्द अपने वाहनों से, चाहे सरकारी वाहनों से जल्द लोग अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और छोटे जिलों को जल्दी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उन सुविधाओं को भी सरकार उससे जोड़ने का काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार सुविधाएं योगी सरकार की तरफ से दी जा रही हैं प्रदेशवासियों को। आखिरी सवाल है, ये जो अब पुल बनकर तैयार हुआ है, ये कितनी लागत से बनकर तैयार हुआ है और कब से इसका निर्माण चल रहा था? ये तमाम जानकारी भी विस्तार से दे दें आप। देखिए, पल्लवी, 193 करोड़ 97 लाख रुपए की लगभग लागत इस पुल में तैयार हुई है और एक बड़ी लागत कह सकते हैं कि 200 करोड़ के आसपास इस पुल का निर्माण करने में सरकार ने काम किया है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को इससे लाभ मिले और लोगों की जो समस्याएं थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि ये बात आपने बताई कि लोगों ने जल सत्याग्रह तक किया है और जाहिर सी बात है कि उन लोगों को एक तोहफा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार यानी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के सांसद भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों को एक तोहफे के तौर पे आज सौंपने जा रहे हैं। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को कुमरिया घाट पुल की सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से इस पुल की मांग की जा रही थी और आखिरकार अब गोरखपुर वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ इस पुल की सौगात आज दे देंगे। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी मुंबई से है। एनसीपी के एक और बड़े नेता जल्द ही जेल जाएंगे और उनका हाल अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसा होगा। बीजेपी के युवा नेता मोहित कंबोज
कंबोज ने यह ट्वीट किया है, उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। ये दोनों ही नेता फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में हैं और जमानत के लिए भी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मोहित कंबोज ने लिखा, इस ट्वीट को सुरक्षित रखें, राकंपा के बड़े नेता का नवाब मलिक और अनिल देशमुख वाला हाल होगा। ट्वीट पर विवाद के बाद बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने विधान भवन परिसर में कहा कि कंबोज ने निजी हैसियत से यह ट्वीट किया है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100% है। आशीष शेलार की इस टिप्पणी ने मोहित कंबोज के ट्वीट को लेकर कयासों का दौर और तेज कर दिया है। एनसीपी के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं द्वारा इस तरह की घोषणाएं करना और फिर ईडी की कार्रवाई होना पिछले कुछ वर्षों में न्यू नॉर्मल बन गया है। तो एनसीपी के एक और बड़े नेता जल्दी ही जेल जाएंगे और उनका हाल अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसा होगा। बीजेपी के युवा नेता मोहित कंबोज ने यह ट्वीट किया है और उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। ये दोनों ही नेता फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में हैं और जमानत के लिए भी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मोहित कंबोज ने लिखा, इस ट्वीट को सुरक्षित रखें, राकंपा के बड़े नेता का नवाब मलिक और अनिल देशमुख वाला हाल होगा। ट्वीट पर विवाद के बाद बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने भी ये कहा है कि उनका स्ट्राइक रेट 100% है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मोहित कंबोज जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उनके एक ट्वीट ने इस समय हलचल मचाई हुई है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से मोहित भारती ने ट्वीट कर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज की है, ऐसे में बिल्कुल ये लाजमी बनता है क्योंकि ये मोहित कंबोज जी है जिन्होंने नवाब मलिक को जेल जाने से पहले ही कहा था कि नवाब मलिक का जेल जाना तय है। तो ठीक उसी तरह से एक बार फिर से मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए बताया कि इसे संभाल कर रखिए, इस ट्वीट को सुरक्षित रखिए। यानी कि मोहित कंबोज को यह जानकारी जरूर है कि एनसीपी के एक बड़े नेता पर ईडी की कार्रवाई होने वाली है, लिहाजा अब लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर किसकी तरफ यह इशारा है। बिल्कुल, अभी कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर किसकी तरफ मोहित कंबोज ये इशारा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि उनके ट्वीट पर आशीष शेलार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये उनका निजी बयान हो, लेकिन स्ट्राइक रेट एकदम सही है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से आशीष शेलार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मोहित कंबोज ने जो ट्वीट किया है वह निजी ट्वीट हो सकता है, लेकिन उनकी जो जानकारी है वो 100% स्ट्राइक रेट सही है। यानी कि मोहित कंबोज ने जो इशारा किया वो सही दिशा में इशारा किया है। इस तरह का संकेत भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी दिया है। लेकिन इसमें प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार एनसीपी प्रमुख जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रवैया कोई नई नहीं है, यह मॉडल पुराना हो गया है और ऐसे लगातार इन लोगों का आरोप का दौर जारी रहता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज युवा कृष्ण सोमैया जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब विपक्षियों को लगातार कृष्ण सोमैया जो है डराने का काम करते थे, लेकिन अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो कृष्ण सोमैया गायब हो गए हैं, लेकिन युवा कृष्ण सोमैया जो है मोहित कंबोज बन गया है, जो लगातार ईडी और जांच एजेंसियों के नाम पर विरोधियों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, यहाँ पर सत्यप्रकाश, देखने वाली बात है कि अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है या किसी पार्टी का कोई नेता गिरफ्तार होने वाला है तो बीजेपी को उसकी जानकारी कैसे होती है? और मोहित कंबोज एक युवा नेता है, उनके पास ये जानकारी पहुंच रही है, चाहे उन्होंने एनसीपी के पहले वाले नेता जो अभी जेल में इस समय बंद है नवाब मलिक, उनके बारे में कहा हो या अब वो किसी नए नेता के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वाकई में तमाम कार्रवाइयां बीजेपी के इशारे पर हो रही हैं? क्योंकि इस तरह के बयान तो यही दर्शाते हैं। सत्यप्रकाश, बिल्कुल पल्लवी जी, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह जानकारी कैसे मिल जाती है कि ईडी गिरफ्तारी करेगी, ईडी कार्रवाई करेगी। संजय राउत को भी लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक वैसा ही हुआ। अब ऐसे में जिस तरह से मोहित कंबोज ने ट्वीट के जरिए कहा है कि इस ट्वीट को सुरक्षित रखिए
और एक बड़े नेता की कार्रवाई होने वाली है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने भी अपनी सफाई दी है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता लोगों को जो बता रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के इशारे पे कार्रवाई होती है। यही वजह है कि ईडी और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर यह लोग लगातार लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, अनिल देशमुख और नवाब मलिक को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि वो जमानत के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो उनको जमानत अभी तक नहीं मिल पाई है। कहां पर और कौन सा कानूनी पेच इस समय फंस रहा है? बिल्कुल देखिए, जब पल्लवी जी ईडी की कार्रवाई होती है तो इस दौरान फिनेंशियल जो स्थिति होती है उसको देखकर कार्रवाई की जाती है। 50 करोड़ से ऊपर के अगर कोई मामले आते हैं तो जाहिर तौर पर वो ईडी के अधीन हो जाता है। अब ऐसे में अगर 50 करोड़ की हेरा फेरी से ज्यादा मामला है तो ईडी इस पर जो है फैसला लेती है। लिहाजा नवाब मलिक और अनिल देशमुख के जो वकील हैं लगातार कोशिश करते रहे कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, देशद्रोह से जुड़ा हुआ है, इस मामले में जो है ईडी जो है अपना अहम फैसला सुना सकती है। फिलहाल अब तक जो है जमानत को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। पिछले दौर में कहा जा रहा था शायद जमानत मिल सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, तमाम चीजें और भी बताई गई थी, लेकिन ईडी के तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि जमानत न मिले। ठीक उसी तरह से संजय राउत के साथ भी हो रहा है कि संजय राउत के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। कार्रवाई के तौर पे जो है जो हुई है वो गलत तरीके से हुई, उनके वकील का कहना है। कोर्ट में भी जो दलीलें गई वो भी दलीलें जो है पर्याप्त नहीं मानी गई, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत को जमानत नहीं मिल रही है। यानी कि ये बात साफ हो रही है कि ईडी जब चाहेगी तो ही जमानत संभव है, अदरवाइज संभव नहीं हो सका। शिंदे गुट के भी कुछ नेता ऐसे हैं जिन पर पहले मुकदमा लगा या फिर केस दर्ज किए गए, आरोप तय हुए, लेकिन अब उन पर कोई शिकंजा कसता हुआ दिख नहीं रहा है ईडी का। आने वाले समय में लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी। शिंदे ग्रुप के जो विधायक हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिन पर इस समय कई मामले दर्ज हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, ये बात सही है कि शिंदे गुट में गए हुए तमाम जो विधायक है, चाहे वो शिवसेना को चाहे अपक्ष को, उनके ऊपर भी ऐसे मामले हैं जिनको ईडी ने समन्स किया है, लेकिन अब न तो ईडी उनके बारे में चर्चा कर रही है, न भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम जो युवा कथाकथित नेता है वह भी नहीं बात कर रहा है। खासकर किरीट सोमैया जो लगातार विपक्षियों के ऊपर हमलावर थे, आरटीआई के जरिए जानकारी निकालकर जो तमाम जानकारी सामने रखते थे, अब वह भी जो है बोलने से कतरा रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है ये पक्ष और विपक्ष का मामला है, आरोप और प्रत्यारोप का मामला है। यही वजह है कि अब सत्ता में आ गए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, जो कंबोज ने ट्वीट किया है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ऐसा कौन सा एनसीपी का बड़ा नेता है जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर किसी अन्य मामले में फंस सकता है? किसकी फाइलें दबी हुई हैं जो निकलने वाली हैं बाहर? सत्यप्रकाश, कौन से ऐसे नेता हैं संभावनाओं के तौर पर, किसका नाम लिया जा सकता है? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से उनका इशारा है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि या तो गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में तमाम अनियमितताएं हमेशा से देखने को मिली है, और महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जो है दिलीप वळसे पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे। अनिल देशमुख के बाद गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल को बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इशारा किया है कि बड़े नेता, तो ऐसे में अजीत पवार को भी कई बार सम्मन्स किया गया है। अब ऐसे में यह इशारा उनकी तरफ भी हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। यही वजह है कि एनसीपी खेमे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो इशारा किया गया है किसकी तरफ किया गया है। यही वजह है कि तमाम नेता जो है अटकलों के दौर से गुजर रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मोहित कंबोज का इशारा वो किसकी तरफ से। चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के युवा नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि जल्द ही एनसीपी के एक और नेता की गिरफ्तारी हो सकती है, और उसका हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक का इस समय हो रहा है।
बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल के इनपुट सब्सिडी की दूसरी किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 रुपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12,920 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 20 अगस्त को द्वितीय किश्त के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 14,665 करोड़ रुपए हो जाएगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सौगात देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान पशुपालकों को उनके खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी देखिए, राजीव गांधी जी की जयंती पर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के नेता रहे हैं, उनकी जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना आज से 2 साल पहले चालू की गई थी। इस योजना के तहत जो किसान है उनको जो धान के एवज में आप उसको बोनस कह लीजिए या अतिरिक्त जो राशि है वो उनको दी जाती है। तो इसी कार्यक्रम में पशुपालकों को, गौठान समितियों को सामूहिक ऑनलाइन जो है वो राशि जारी की जाएगी 20 तारीख को, यानी परसों के दिन। तो 1750 करोड़ की जो राशि है ये उनको दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को अभी तक प्रदेश की अगर हम बात करें तो 12,920 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी जा चुकी है। निशा, हमें बता दें कि ये वही राशि है जो समर्थन मूल्य, जो धान के जो समर्थन मूल्य की जब हम बात करते हैं तो प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए से बढ़कर अब लगभग 2600 कुछ रुपए पहुंच चुका है। तो ये जो मूल्य है और जो केंद्र धान का समर्थन मूल्य देती है वो 1800 कुछ रुपए है। तो ये जो 1800 कुछ रुपए से लेकर 2500 कुछ रुपए तक के लगभग 2600 रुपए तक की जो अंतर की जो राशि है उसको राज्य सरकार जो है वो कई स्टेप्स में देती है। लगभग इसको 4 किस्तों में राज्य सरकार जो है वो देती है, 3 से 4 किस्तों में। तो ये वही राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो अभी किसानों को दी जाएगी। इसके पहले ही हमने देखा था कार्यक्रम में सीएम साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी और कई बार वो करते ही है कि तीज त्योहार जो है उसके ठीक पहले कोशिश करते हैं कि किसानों के खातों में जो ये रकम है वो चली जाए, ताकि खेती किसानी के बाद जो त्योहार का सीजन आता है तो उसमें किसानों के हाथ में अमाउंट रहे, पैसा रहे और वो हर्षोल्लास के साथ अपना त्योहार मना सकें। जी स्वाति जी, यहाँ पर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिन पशुपालकों और गौठान समितियों को राशि जारी की जाती है, क्या ये वही पशुपालक और गौठान समिति हैं जिन्हें गोधन न्याय योजना के तहत भी राशि वितरित की जाती है? जी ये कंप्लीट पूरी फ्लैगशिप योजना है। इसको अगर हम ऐसे देखें कि जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो इस योजना के तहत ही ये सब ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत इनका एक खंड इसको आप समझ सकते हैं कि पशुपालकों और गौठान समितियों को उसी की जो राशि है 15 दिन में जो राशि इनको दी जाती है ये वही राशियां हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 31 जुलाई तक की जो राशि है वो उनको हस्तांतरित कर दी गई थी। अब जो राशि है ये 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की राशि भी इनको दी जानी है। 30 अगस्त तक राज्यों को बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो 20 अगस्त को राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त
तो ये जो योजनाएं हैं ये नर्वा गर्वा घुरवा वाली जो महत्वाकांक्षी योजना है भूपेश बघेल सरकार की, उसी के तहत गौठान नया योजना भी है। उसी के तहत किसानों को जो दी जाने वाली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो भी उसी के तहत है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं ये उन्हीं के तहत है। जी बिल्कुल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगर हम बात करें तो क्या ये योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ में चल रही है या फिर कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है वहां पर इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, या फिर ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है? ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जब हम पॉलिटिकल सिनारियो की बात करते हैं तो जब कांग्रेस की सरकार है जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने वादा किया था कि हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य अपने किसानों को देंगे धान का। तो ये उन्हीं समर्थन मूल्यों को लेकर जब केंद्र से बातचीत हुई थी उस समय, पुरानी बात अगर हम याद दिलाएं थोड़ा सा अपने दर्शकों को, तो उस समय फिर केंद्र ने कहा था कि हम 1800 रुपए से ज्यादा समर्थन मूल्य नहीं दे सकते हैं। तो लगभग 1865 रुपए तक की जो बात हुई थी वो हुई थी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो चूंकि कांग्रेस की जब सरकार सत्ता में आई तब ये अपने मैनिफेस्टो में ला चुकी थी इस बात को कि हम 2500 रुपए, क्योंकि पूरे देश में कहीं पर भी 2500 रुपए जो समर्थन मूल्य है धान का या बाकी किसी फसल का वो नहीं दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ अपने आप में पहला राज्य है जो किस्तों के माध्यम से दे या किसी भी तरीके से दे, पर धान की इनपुट सब्सिडी मिलाकर, तो ये इनपुट सब्सिडी के रूप में 1800 से 2500 रुपए का जो डिफरेंस है उसको कवर करने की कोशिश जो है वो सरकार ने की थी। तो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ का अपनी एक योजना है और अपने तरह की अलग योजना है कि किस ढंग से किसानों की हक में किसानों का पैसा दिया जाए। जी बिल्कुल स्वाति जी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि किसानों के लिए प्रदेश में और ऐसी कौन सी अन्य योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए सीधे किसानों के हाथों में पैसा पहुंच रहा है और उनकी आमदनी हो पा रही है? देखिए, किसानों की अगर हम बात करें तो बीच में एक ये बात आई कि सभी किसान अगर सिर्फ धान लगाएंगे, क्योंकि धान का समर्थन मूल्य प्रदेश में बहुत अच्छा है, तो बाकी फसलों का क्या होगा। तो इसी कड़ी में भूपेश सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये तय किया कि सिर्फ धान के लिए नहीं अपितु वृक्षारोपण के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो है वो प्रदेश के लिए, देश के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे अगर प्लांट को पेड़ के रूप में अगर वो बड़ा करते हैं तो उसके पीछे भी योजनाएं हैं और उसके पीछे भी अमाउंट दिया जा रहा है। तो वहीं वनांचल क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो 65 ऐसे वन औषधि हैं जिसको सरकार जो है वो समर्थन मूल्य में खरीदती है। तो किसानों में किसान जो होते हैं वो मवेशी पालक भी होते हैं, तो उनके लिए तो हम लगातार देख रहे हैं कि गौठान समितियों के जरिए गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी जैसी योजनाएं सरकार चला ही रही है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी सरकार उनसे खरीद रही है। तो ये तमाम योजनाएं हैं जो प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान क्या कुछ जानने की कोशिश भूपेश बघेल के द्वारा की जा सकती है? देखिए, पहले भी जब भी सीएम साहब ऐसे कार्यक्रमों में रहते हैं, वर्चुअल कार्यक्रमों में रहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि जाना जो है वो संभव नहीं हो पाता था। तो जब वर्चुअल कार्यक्रम होता है और जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं या गौठानों की महिलाएं जब जुड़ती हैं तो कई तरह की उनकी अपनी परेशानियां रहती है जिनका समाधान उस समय करवाया जाता है। कई तरह की अच्छी खबर होती है कि किस ढंग से वो सक्सेस कर रहे हैं। अभी पिछले समय जब हमने देखा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था, सरगुजा अंचल की बात है, संभाग की बात है, जब एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गौपालक हूँ और गौठान समितियों तक अपना गोबर बेचकर अपना घर अभी चला रहा हूँ, मतलब उनके पास गायों की संख्या काफी अच्छी है। तो इस तरह की बातें जो है वो निकल कर आती है। तो वहीं कुछ इनोवेटिव हो रहा होता है, वो भी इन वर्चुअल कार्यक्रमों से जब सीएम साहब जो है वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तब भी निकल कर आती है। तो ये बिल्कुल ये वही बातें हैं कि जब हम सामने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको नई दिखती है। तो ये वर्चुअल कार्यक्रम में सीधा लोगों से जुड़ने का मकसद यही रहता है कि वहाँ की वस्तु स्थिति को समझना। तो सीएम साहब ये लगातार हमने कई बार देखा है कि जब भी ऐसे हस्तांतरण का मामला होता है तो वह वर्चुअली लोगों से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद वो जो धनराशि है वो हस्तांतरित होती है। जी चलिए, शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए।
अब बढ़ते हैं राजधानी देहरादून की खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में गोरखा कल्याण परिषद द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये समारोह मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद लगभग 1 बजे उत्तराखंड राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं रात में 8:30 बजे पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम में भी सीएम के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इस तरह से गुरुवार को सीएम के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड के देहरादून में गोरखा कल्याण परिषद द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये समारोह मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद लगभग 1 बजे उत्तरांचल बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन परेड ग्राउंड में होगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए यशराज आनंद देहरादून से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जी पल्लवी, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 18 अगस्त आज उनका अनेक कार्यक्रम है। आज वो 30 कार्यक्रम में देहरादून में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 10:15 बजे से लेकर के 10:35 10:40 तक उनका एक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री आवास में ही वो एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें गोरखा कल्याण परिषद द्वारा एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रतिवाद करेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह सम्मान समारोह कार्यक्रम गोरखाओं के द्वारा किया जा रहा है। गोरखाओं के जो सैनिक हैं, गोरखा के जो लोग हैं, गोरखा के जो लोगों का रहना उत्तराखंड में और उत्तराखंड में जो उनका योगदान है, इसको लेकर आज उनका सम्मान किया जाएगा। उनमें से जो विशिष्ट लोग हैं उनका आज सम्मान किया जाएगा, ताकि इससे गोरखाइयों का मनोबल मजबूत हो और गोरखा और भी राज्य में अपना और भी कुछ सहयोग कर सकें और भी सैनिक में अपना बलिदान दे सकें। इस तरीके से उनका एक कार्यक्रम सम्मान समारोह का आज आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन जो परेड ग्राउंड, जो देहरादून का एक धड़कन कहा जाता है परेड ग्राउंड, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ भी ली थी, जहां से तमाम आला कमान यहीं पर आते हैं, जैसे मोदी हुए, अमित शाह हुए, ये सभी यहीं पर आया करते हैं, राहुल गांधी भी यहीं पर आए थे। तो इस ढंग से उन्होंने यहाँ पर आज उत्तरांचल बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का वो आज शुभारंभ करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा था कि राज्य में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। और जैसा कि बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिससे बच्चों का मनोबल और बढ़ेगा और उसमें जो भाग युवा ले रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके भी मनोबल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इस ढंग से बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन जो परेड ग्राउंड में ही स्थित है, जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही किया था, उस भवन में आज बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा एक सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वहीं यदि बात की जाए कि उनके नेक्स्ट कार्यक्रम की, जो 8:30 बजे के आसपास होना है, और यह कार्यक्रम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर के। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है, लेकिन सरकारी अवकाश जो है वह कल यानी 19 तारीख को दिया गया है। तो वहीं पर पुलिस लाइन देहरादून में एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर इन्वाइट किया गया है और वहां पर तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वहां पर एसएसपी कुंवर सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद डीजीपी अजय कुमार ये भी मौजूद रहेंगे। तो लगभग जितने भी आला अधिकारी हैं सभी कोई वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसी में मुख्यमंत्री, ये 3 कार्यक्रम देहरादून का है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रतिभाग करने जा रहे हैं। जी पल्लवी, इस बैडमिंटन प्रतियोगिता के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितने दिन की ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है और क्या राज्य स्तरीय ये प्रतियोगिता है? विस्तार से जानकारी इस प्रतियोगिता के बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यह राज्य स्तरीय एक बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुभारंभ होने वाली है। इसमें कई जगह से, कई जिले से लोग आकर के पार्टिसिपेट करेंगे, खिलाड़ी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और खिलाड़ी अपना इसमें विशेष सहयोग करेंगे। इसमें उन्हें यह देखना है कि धीरे धीरे वो राज्य स्तर से लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ते जाए, नेशनल लेवल पर खेलें, क्योंकि खेल को बार बार यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने राज्य को सबल हर तरीके से बनाना है, चाहे वो खेल के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो एजुकेशन पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए, हर चीज में। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा है कि हमारे बच्चों का सार्वजनिक विकास होना चाहिए, ऐसा ना कि वह सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर रहे, बल्कि उन्हें हर जगह निर्भर रहने की आवश्यकता है, हर जगह वो अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता दे सके। जैसा कि इनके नेतृत्व में भारत ने गोल्ड मेडल भी जीत लिया है, भारत ने सिल्वर भी जीता था, उसी ढंग से इनका कहना है कि हमें अपने देश में खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि खेल को बढ़ावा देने से क्या होता है कि भारत में जितने भी युवा हैं, खेल के प्रति जब उनका आकर्षण होता है, जब वो खेल को अपना करियर बना लेते हैं, तो इसके लिए वो अपने शारीरिक कौशल का भी ध्यान देते हैं, विकास करने का ध्यान देते हैं। इस ढंग से यदि एक व्यक्ति शारीरिक कौशल विकास का ध्यान देता है तो वो जरूर बहुत अच्छा शारीरिक रूप से सफल हो जाता है और इस ढंग से वो कईयों के लिए एक आइकॉन भी बन जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी खेल आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रतिभाग करके इसका शुभारंभ करेंगे। जी पल्लवी, शुक्रिया यशराज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।